हेलो एवरीवन। पहला चैप्टर हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। ठीक है? मेरा नाम है आकाश मिश्रा और मैं आप लोगों का फिजिक्स का टीचर हूँ। आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी जिस क्लास में हैं उस क्लास में पहला चैप्टर है मोशन। ओके, पहला चैप्टर है क्या? मोशन। तो सबसे पहले समझेंगे मोशन क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि मोशन क्या होता है। समझेंगे, आपसे कहा जाए मोशन का मतलब, देखिए मोशन का मतलब आपसे कहा जाए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है। इसका मतलब समझेंगे, मैंने कहा कि मेरे पास एक कार्ड है और ये कार्ड टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार अगर आगे बढ़ती जा रही है, यार ऐसे समझो, t इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो वो टाइम जब मैंने इस कार का मोशन का ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया। ओके, हो सकता है ये कार पहले से चल रही हो, मैंने इसे जब देखा तब ये किसी स्पीड से चल रही हो, या हो सकता है इसकी स्पीड जीरो। अब देखो, टी इक्वल टू जीरो वो टाइम है जहां से, जिस टाइम से हम ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखिए टी इक्वल टू जीरो पे अगर मैं कहूं कि ये x इक्वल टू जीरो पे इस पोजीशन, ओके, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर देखें तभी भी अगर x इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखें तब भी, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे भी देखते हैं तब भी ये x इक्वल टू जीरो यानी इसी पोजीशन पे है। यानी ये ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करने वाला नहीं है। आप देखेंगे, आपने t इक्वल टू जीरो पे देखा, आप कह रहे हैं सर ये पार्टिकल, ये कार्ड तो x इक्वल टू जीरो पे खड़ी हुई है। t इक्वल टू जीरो के कुछ देर बाद फिर से आप देखते हैं 2 सेकंड बाद, कहेंगे सर ये तो फिर से x इक्वल टू जीरो पे है। 3 सेकंड बाद देखते हैं तब भी यही कहा जाएगा कि सर ये x इक्वल टू जीरो पे है। यानी ये ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, और अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो कहा जाएगा कि ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में है। ओके ओके, अच्छा, अगर कहा जाए कि ये ऑब्जेक्ट है, कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर मूव कर रहा है, तो कहें सर हमने देखा t इक्वल टू जीरो पे इधर है, t इक्वल टू t1 पे देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इधर है, और t इक्वल टू किसी टाइम t2 पे अगर देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इधर है। इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं सर ये ऑब्जेक्ट तो टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, और अगर ये ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो कहा जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? यानी कि मैं कहूंगा कि अगर आपसे मोशन की डेफिनेशन लिखने को कहा जाए तो आप कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। ओके, ऐसे लिख देते हैं कि इफ an object changes its position with respect to time, WRT मतलब क्या है? with respect to time. Okay, it is said to be in motion. ओके, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अच्छा, मोशन के टाइप कितने होते हैं तो समझते हैं। कहा है मोशन के टाइप 3। कैसे? समझे? टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप के होते हैं मोशन,
तो आप कहेंगे सर मोशन तो 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा टाइप? देखिए, पहला हुआ वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा हुआ टू डायमेंशनल मोशन, और तीसरा हुआ थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके, तीसरा है हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब समझिए, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। देखिए, आपके पास एक कार है और वो कार एक स्ट्रेट रूट पे जा रही है। ओके, यानी कार सीधे एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है, ना तो कहीं इधर मूवमेंट ना कहीं इधर मूवमेंट। तो आप कहेंगे अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो क्या कहा जाएगा? कहेंगे वो कार एक वन डायमेंशनल मोशन कर रही होगी, या कह सकते हैं कार एग्जांपल में मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ओके, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट। ओके, टू डायमेंशनल मोशन की अगर बात करें तो देखिए, आप लोग क्रिकेट तो बहुत खेलते हैं, जब भी कभी क्रिकेट में सिक्स मारा, ओके, जब भी कभी क्रिकेट में सिक्स मारा तो देखेंगे, देखो सिक्स मारने से क्या मतलब है, ये हुई एक्स एक्सिस, ये हुई वाई एक्सिस। आपने जब भी कभी क्रिकेट में सिक्स मारा तो देखिए, ये जो बॉल है ये कुछ ऐसे जाएगी, तो ये जो बॉल है अगर ये कुछ ऐसे जाने वाली है तो समझना ये बॉल गई ऐसे, तो देखो ये बॉल x के अलोंग भी गई है और यही बॉल y के अलोंग भी गई है, यानी ये बॉल x के अलोंग यानी सीधा भी गई, y के अलोंग यानी इसने हाइट भी गेन किया, यानी देखो सीधा भी जा रही है और हाइट भी गेन कर रही है, यानी दो डायमेंशन में चेंज आ रहे हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ऐसे मोशन को हम कहेंगे क्या? टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल क्या हुआ? यही दे देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, एग्जाम्पल क्या हुआ? ये प्रोजेक्टाइल मोशन। अगला है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या? किसी भी डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल हो। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपके पास, अच्छा इसका सबसे सुइटेबल एग्जाम्पल क्या है सोचिए, इसके सबसे सुइटेबल एग्जाम्पल की अगर बात करें तो समझो आपसे कह दिया जाए कोई एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन बताइए ऊपर भी उड़ सकता है, सीधे भी जा सकता है और आगे पीछे भी हो सकता है, यानी एरोप्लेन का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि हाइट को भी गेन कर सकें, फॉरवर्ड भी जा सकें और लेफ्ट और राइट भी हो सकें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल क्या कहेंगे सर? ऐसा है, इसका एग्जांपल हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जो उड़ सकता हो, जैसे काइट, बर्ड, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एटसेट्रा। ओके, कोई दिक्कत? तो समझो मोशन के टाइप कितने कह रहे हैं सर? तीन टाइप का मोशन होता है, पहला वन डायमेंशनल, दूसरा टू डायमेंशनल और तीसरा थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब सिर्फ इतना कि अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पे जा रही है सीधा, ओके, तो जब ये कार सीधा जा रही होगी स्ट्रेट रोड पे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रही है, तो मैं कहूंगा ऐसा मोशन कैसा होगा? वन डायमेंशनल मोशन। ओके, अच्छा अगर दूसरे टाइप की बात की जाए तो आप कहेंगे सर ऐसा है, अगर एक्स में भी चेंज हो और वाई में भी, यानी कि दो डायमेंशन में चेंज हो, ये अगर कोई बॉल है, ये बॉल हाइट भी गेन कर रही है और साथ साथ एक्स के अलोंग भी जा रही है, देखिए, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। या ऐसे भी कह सकते हैं कि सर अगर किसी जिगजैग पाथ पे कोई कार जा रही हो तो वो कार भी कैसा मोशन करेगी? टू डायमेंशनल मोशन। ओके, अच्छा यहाँ पे देखते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या? आप कह रहे हैं सर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हवा में भी उड़ सके, आगे भी आ सके और लेफ्ट राइट भी हो सके, यानी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सके, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा उस मोशन को हम कहेंगे क्या? थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो मोशन के टाइप हो गए।
अब सबसे पहले मोशन के कुछ जनरल टर्म्स समझेंगे। सबसे पहला टर्म जो कि सबसे पहले यूज में आएगा आपके लिए वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। अच्छा, डिस्टेंस की बात करें और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो समझे। अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्टेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, एक पॉइंट आपके पास ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो आपके पास ए से बी जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, ओके। आप किसी भी एक रास्ते को ले लें, ओके। तो उस एक रास्ते पे जो डिस्टेंस चलेंगे, उस एक रास्ते की जो लेंथ होगी उसे क्या कहा जाएगा? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, ओके। आपसे कह दिया जाए, समझेंगे एक एग्जांपल के तौर पे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओके। इस पॉइंट ए पे कोई पर्सन है और ये बी पॉइंट पे जाना चाहता है। इसके पास जाने के कई सारे रास्ते हैं। मान लो मैं 3 रास्ते चुनता हूँ। एक पाथ ये है जो कि सीधा सिंपल एकदम सरल, दूसरा पाथ ये, और तीसरा पाथ ये। मान लीजिए 3 पाथ है हमारे पास। इस पाथ को मैं कह रहा हूं पाथ 1, ये पाथ 2 है, और इस पाथ को मैं लेता हूं मान लीजिए पाथ 3, ओके। पाथ 1 की लेंथ ले ली हमने मान लो 10 मीटर, पाथ 2 की लेंथ ले ली मान लो 20 मीटर, और पाथ 3 की लेंथ ले लेते हैं मान लीजिए 30 मीटर, ओके। पाथ 1 की लेंथ ले ली 10 मीटर, 2 की लेंथ ले ली 20 मीटर, और पाथ 3 की लेंथ ले ली कितनी? 30 मीटर, ओके। अब समझे, आपसे कहा जाए अंतर समझे दोनों। आप पाथ 1 लेते हैं, कोई पर्सन है वो पाथ 1 का यूज करके जाना चाहता है ए पॉइंट से बी पॉइंट, ओके। पाथ 1 का यूज करके अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं तो समझे, आपसे कहा जाए यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी तो समझे। ए से बी जा रहे हैं तो देखो, ए से बी जाने के लिए अगर मैं इस पाथ पे चलता हूं तो मैंने जितना चला उसे कहेंगे क्या? डिस्टेंस। तो बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? कह रहे हैं सर 10 मीटर। और ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? क्या सर डिस्प्लेसमेंट भी आया 10 मीटर। अब देखो, अगर हमने कहा चलिए पहले पाथ 1 से गए, अब पाथ 2 से एक बार चल के देखते हैं। देखो पाथ 2 से अगर चलेंगे, कह रहे हैं सर पाथ 2 से यानी ये वाला पाथ, इस वाले पाथ की लेंथ है 20 मीटर, यानी अगर मैं इस पाथ से चलता हूं, इस पाथ से ऐसे जाता हूं, तो मैं चलूंगा कितना? 20 मीटर, यानी मेरी पाथ लेंथ कितनी होगी? 20 मीटर, यानी मैं डिस्टेंस कितनी तय करूंगा? तो इसका मतलब हुआ 20 मीटर, ओके। लेकिन अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट का तो सिर्फ इतना कहना है कि डिस्प्लेसमेंट है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, ओके। इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बताओ? अभी भी ये 10 मीटर होगी, तो बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 10 मीटर, ओके। अगर कहा जाए पाथ 3 से जाते हैं तो देखें, पाथ 3 से कहेंगे सर इस पाथ से चले हैं, और अगर इस पाथ से चले हैं तो हमने पाथ लेंथ कवर की कितनी? जो पाथ लेंथ वही क्या? डिस्टेंस। तो बताओ पाथ लेंथ कवर की है 30 मीटर, यानी डिस्टेंस हुई 30 मीटर। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो देखिए अभी भी ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहेगा? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहेगा? 10 मीटर, ओके। अच्छा देखो, यहां से हम समझ चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। आप लोग खुद बता सकते हैं। आप कहेंगे सर डिस्टेंस का बेसिक मतलब ये है कि अगर मैं जिस पाथ पे चल रहा हूं उस पाथ की जो पाथ लेंथ होगी उसे कहा जाएगा डिस्टेंस, ओके। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होने वाली है उस मिनिमम डिस्टेंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ओके। अच्छा, अब देखो थोड़ा अगर और ऑब्जर्वेशन की जाए तो आप कहेंगे सर देखिए ऐसा है, ये जो डिस्टेंस है पाथ 1 में 10 मीटर आती है,
पाथ 2 में 20 मीटर आती है और पाथ 3 में 30 मीटर आती है। यानी सर ऐसा है कि अगर मैं पाथ को बदलता हूं तो डिस्टेंस भी बदल जाती है, लेकिन पाथ को बदलने से डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट पे सिर्फ कब फर्क पड़ेगा, जब आप ए और बी को ही चेंज कर दें। क्या बताओ, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है? यस, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करने वाला नहीं, तो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। यानी सीधा सा मतलब है डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करने वाला नहीं। ओके, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा एंड डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। खैर चलो, इतनी बात तो हो गई, लेकिन एक बात और करते हैं। कहते हैं डिस्टेंस होता है एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर और वेक्टर क्या होता है ये तो नहीं पता, तो समझते हैं। चलो, स्केलर और वेक्टर नहीं पता तो थोड़ा समझ लेते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ, बाकी जो वेक्टर के जब लेक्चर्स होंगे तो वो तो बताएंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जो भी हमें दुनिया में दिख सके। ओके, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम दो टर्म्स में बांटते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर ऐसा क्वांटिटी जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। जबकि वेक्टर ऐसा जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ओके, अब लोगों ने कहा कि सर देखिए ये आपने लिख तो दिया लेकिन समझ में नहीं आया, तो देखो समझो। आपसे बात है, इसके एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल है टाइम। ओके, आपसे अगर पूछा जाए, मैं आपसे पूछूं कि कितना टाइम हुआ है बेटा बताओ जरा, आप कहेंगे सर 11:30 बज रहे। 11:30 बज रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 11:30 बज रहे हैं ईस्ट की साइड या 11:30 बज रहे हैं नॉर्थ की साइड। तो इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं। या मैं आपसे पूछ लूं कि आपका मास कितना है, तो आप कहेंगे सर मेरा मास 50 kg है। तो अगर आपका मास 50 kg है तो ये थोड़ी है कि आपका मास साउथ की तरफ 50 kg है या ईस्ट की तरफ 50 kg है, डाउनवर्ड 50 kg है ना। यानी कि जिन चीजों में डायरेक्शन का कोई रोल ना हो, जिन चीजों में डायरेक्शन के चेंज करने से इफेक्ट ही नहीं पड़ता हो, डायरेक्शन का कोई रोल ना हो, ऐसी चीजों को कहेंगे क्या? स्केलर। जैसे टाइम हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऐसी और कई सारी, डिस्टेंस ही हो गया, डिस्टेंस ही स्केलर है। ओके, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं स्केलर। अच्छा, अब बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर के बारे में कहा जाता है कि वेक्टर वो चीज है, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है प्लस डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। ऐसी कौन सी? देखिए एग्जांपल देखिए। आपसे कहा जाए ऐसा है सर, सबसे पहला एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मतलब समझेंगे। आपसे कहा जाए आपको किसी कार्ड को पुश करना है। ओके, आपके पास कोई कार्ड खड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उसे पुश करना है तो पुश कैसे करोगे भाई? उस पर फोर्स लगाओगे। अच्छा, फोर्स अगर लगाओगे तो फोर्स का डायरेक्शन ही मैटर करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं कि मैं ऐसे फॉरवर्ड ले जाना चाहता हूं ऐसे, ओके, तो मुझे फोर्स भी लगाना पड़ेगा ऐसे, इसी डायरेक्शन में। अच्छा एक बात बताओ, जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा क्या वो ऑब्जेक्ट उतने ज्यादा अच्छे तरीके से बताइए आगे जाने वाला है? यानी देखो, अगर मैं डायरेक्शन डिसाइड कर रहा हूं फोर्स लगा के, अगर मुझे उसे दूसरी डायरेक्शन में ले जाना है तो मैं फोर्स भी दूसरी डायरेक्शन में लगाऊंगा। बताइए, यानी देखो दो चीजों का यहाँ पे फर्क पड़ा। एक तो डायरेक्शन का, अगर मैं किसी कार्ड पे फोर्स लगाऊं
तो फोर्स अगर मैंने लगाया इस डायरेक्शन में तो ये मूव भी करेगा इसी डायरेक्शन में, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे तो ये आएगा भी ऐसे। ओके, अच्छा बताओ, तो ये तो फोर्स का डायरेक्शन का हम लोगों ने इंपॉर्टेंस समझा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखो, अगर मैं इसे पुश करूं ज्यादा जोर से मतलब मैंने हैवी फोर्स लगाया, और अगर हैवी फोर्स लगाया तो बताओ ये ज्यादा अच्छे तरीके से आगे जाने वाला है। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड का भी इंपॉर्टेंस हो और डायरेक्शन का भी, जबकि स्केलर क्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस हो, डायरेक्शन से कोई लेना देना ही ना। ओके, है इतनी बात हम लोगों ने कर ली, और अगर इतनी बात कर ली तो आगे भी बात करते हैं। इसको रब करने वाले हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और उन एग्जाम्पल के बाद ही हम लोग आगे बढ़ने होंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे। आपसे कहा जाए ए पॉइंट से जाना है बी पॉइंट। ओके, यहां पे ये लेंथ मान लेते हैं 3 मीटर, ये मान लेते हैं 4 मीटर, और ये भी मान लेते हैं 3 मीटर। ओके, तो आपको ए से बी जाना है, पाथ आपके पास ये है, यानी कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया है ऐसे। कहा जाए डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। देखिए डिस्टेंस क्या होगी, कह रहे हैं सर ए से बी जाना है, यानी देखो ए से बी जाने में इस पाथ से फॉलो करना है, तो हमने कितना चला होगा वो होगा क्या, डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस क्या है, देखिए ए से बी गए 3 मीटर पहले चले, फिर 4 मीटर और फिर से 3 मीटर, यानी हुआ 3 + 4 + 3, डिस्टेंस आ गया कितना, 10 मीटर। अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की तो समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट कहा गया ए से बी जाना है, तो देखो दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी क्या, वो बताओ ये होगी ए और बी के बीच की, कितनी, कह रहे सर 4 मीटर। आई देखो, तो अगर ये 4 मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट कितना, 4। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। आपसे कहा जाए मुझे ए से बी होते हुए सी पॉइंट पे जाना है। ओके, ये लेंथ है 3 मीटर और ये लेंथ है 4 मीटर। आपसे फिर वही सवाल है कि आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो समझो, ए से सी जाना है। ओके, तो देखो जो पाथ लेंथ आएगी, क्या मैं इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा हूं, तो अगर आपसे कहा जाए डिस्टेंस तो आप कहेंगे सर देखो मैंने ए से सी जाने के लिए जितना चला वही होगा क्या, मेरे द्वारा चला हुआ डिस्टेंस। तो मैंने कितना चला, 3 मीटर यहाँ 4 मीटर यहाँ, तो क्या 3 + 4 यानी आ गया डिस्टेंस कितना, 7 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो कहने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट यानी दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी, कह रहे हैं सर ये वाली, ए और सी को डायरेक्ट जोड़ दो, तो ये हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना, कह रहे हैं √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये आ गया √9 + 16 यानी कि √25 जो कि आ गया 5 मीटर। तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल गया कितना, 5 मीटर, और डिस्टेंस हमें देखने को मिला कितना, 7 मीटर। अच्छा, अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगले एग्जांपल में मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं इस मार्ग से, ए से बी जा रहे हैं इस पाथ से, ये पाथ है सेमी सर्कुलर पाथ,
और इस पाथ में जो पाथ रेडियस है वो है r। ओके, तो देखो a से b जाना और ये वाला पाथ लेना है, तो आपसे पूछा जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखिए डिस्टेंस कितना आएगा, कह रहे हैं सर जितना चले इस पाथ पे, तो देखो कितना चलेंगे इस पाथ पे, कह रहे हैं ये पाथ कैसा है, सेमी सर्कल, यानी अगर कंप्लीट सर्कल होता तो कितना चलते हैं, सरकमफ्रेंस के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर यानी कितना 2 पाई आर। अभी सर्कल है आधा तो चलेंगे भी आधा, यार पूरा सर्कल होता तो सरकमफ्रेंस के बराबर यानी 2 पाई आर चलते, अभी हम चल ही कितना पाएंगे आधा, तो यानी 2 पाई आर बाई 2, यानी डिस्टेंस आ गई पाई आर। अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की तो कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ ये भी कितनी, ये आर कितना 2 आर, बताएंगे। ओके, अगला ए से बी आ रहे हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया तो दूंगा तो कुछ और मदद चलेगा। ए से बी आ रहे हैं इस क्लोज्ड पाथ पे, ओके सर्कुलर है, सर्कुलर ही लेके चलते हैं, रेडियस आर, जब इस क्लोज पाथ पे आ रहे हैं ए से बी पे, अब ठीक, तो देखो अब ए से ए पॉइंट पे एक सर्कल में पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, तो अगर मैं एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर रहा हूं तो आपसे कहा जाए सर यहां से चलना चालू किया और वापस इसी पोजीशन पे आ गए, तो जिस पॉइंट से चलना चालू किया उसी पॉइंट पे वापस पहुंचे, आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितनी चलेंगे, तो देखिए डिस्टेंस का तो ऐसा है, कह रहे हैं सर ए पॉइंट से चलना चालू किया और वापस आ गए ए पॉइंट पे, यानी एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, और एक सर्कल कंप्लीट करने का मतलब डिस्टेंस कितना, कह रहे हैं 2 पाई आर। ओके, अब अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की तो कह रहे हैं ए पॉइंट से सर चलना चालू किया और वापस पहुंच भी गए कहाँ, ए पॉइंट पे, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, कह रहे हैं 0, डिस्प्लेसमेंट कितना 0। ओके, तो देखो सबसे पहली बात क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट तो डिपेंड करता है पाथ पे, क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है पाथ पे क्या, डिस्टेंस, तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ पे लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करने वाला नहीं। ओके, दूसरी बात डिस्टेंस होता है कैसा, स्केलर या वेक्टर, कहेंगे डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर और डिस्टेंस होता है स्केलर। अच्छा वेक्टर क्या होता है, कहते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़े उस क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर, लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े उसे कहेंगे क्या, स्केलर। ओके, तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं।